Assalamu alaikum and very good evening to all of you students. So today is our third lecture. ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था ना उसमें हम लोगों ने सेकंड यूनिट अपना स्टार्ट किया था पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का। ठीक है, और उसमें जो है ना हम लोगों ने अपना कंटेंट कवर किया था जिसमें हमारे टोटल 6 टॉपिक थे और उसमें से हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए थे। और उसके बाद अब हमारे 3 जो है वो टॉपिक्स रहते हैं और वो आज हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, इसमें ना 2 टॉपिक थे, एक तो था फैक्टर्स कौन से इफेक्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट को, और एक था नर्सिंग केयर। और ये जो 2 चीज़ें ना ये हमारी बुक के अंदर नहीं है, इसलिए इसके लिए मैंने जो है ना एक स्लाइड बनाई है, आप लोगों ने ये यहाँ से करना है और इसके अलावा जो माइलस्टोन है ना वो हम लोग बुक से ही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। अच्छा, नंबर 1 तो ये है कि हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डेवलपमेंट को। ठीक है, फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन चिल्ड्रंस। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है तो इसको देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। सो हम अपना ना बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है ना चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है, वो डिफरेंट जो है ना चीज़ें हैं जो इस पे जो फैक्टर्स हैं इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लाइक हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं एंड सोशल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक्स जो है, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल हेल्थ, ये भी जो है ना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा सोशल इंटरेक्शन जो हमारा होता है या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, फैमिली डायनामिक्स, ये हर चीज़ जो है ना डेवलप इफेक्ट करती है इमोशनल एंड सोशल वेलबींग पे। तो हम लोग अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अच्छा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है ना इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, नंबर 1 है इसमें जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स यही है कि जो भी बच्चे जो है अपने इनहेरिटेंस में लेते हैं, अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं वो चीज़ें। ठीक है, वो उनकी जाहिर सी बात है वो इफेक्ट करेंगी, उनकी फिजिकल ग्रोथ पे भी इफेक्ट करेंगी, उनकी डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट करेंगी। ठीक है, ये तो हमें पता है ना, बेसिक सी बात है ये कि अगर ये इनहेरिटेंस से हमें चीज़ें मिलती हैं, कुछ बच्चों की आइज़ अपने जो पेरेंट्स के साथ मैच कर रही होती है, कुछ की हाइट, ठीक है, कुछ का कलर मैच कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा डेवलपमेंट में भी यही है कि जैसे अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं तो बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जेनेटिक्स के अंदर आ जाएगी। उसके बाद है न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर तो बच्चा अच्छी न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, और अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा तो उसकी जाहिर सी बात है ग्रोथ उसकी अच्छी नहीं होगी। और उसके अलावा डेवलपमेंट में भी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये है कि अगर वो बच्चा जो है विटामिन B12 वगैरह नॉर्मल लेगा तभी उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी होगी ना। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये एक मेजर इफेक्ट रोल प्ले करती है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है जो मेजरली रोल प्ले करा है जेनेटिक्स के बाद। उसके बाद है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ की है कि अगर उसका ओवरऑल हेल्थ स्टेटस अच्छा है, उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, उसका जो है ना हर चीज प्रॉपरली जो है ना कर रही है, ग्रो कर रही है, तो पर्सन जो है ना वो सही होगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हार्मोन बैलेंस। अगर जो है जो चिल्ड्रन है हॉर्मोन्स वगैरह उसके नॉर्मल है, तो जिन पॉइंट्स पे ग्रोथ स्पर्ट होना होता है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम एक उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है ज्यादा रैपिडली। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, और दूसरा जो है ना प्यूबर्टी में होती है। तो अगर उसके हॉर्मोन्स जो है वो बैलेंस के अंदर होंगे तब उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। सो ये थे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो उसको इफेक्ट कर रहे थे। नंबर 2 है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंट जो है ये भी मेजर रोल प्ले करता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। इसमें क्या है, नंबर 1 इसमें है फैमिली इन्वायरमेंट। फैमिली इन्वायरमेंट यही है कि अगर पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है, हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, और इमोशनल क्लाइमेट वगैरह हमारा होम का। ठीक है, ये हर चीज़ जो है ना ये उसकी इमोशनल डेवलपमेंट पे जो है ना सिग्निफिकेंटली रोल प्ले कर रही होती है कि जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह बच्चों को टीच कर रहे हैं, हमारी फैमिली किस तरह की है, स्ट्रेस वगैरह किस तरह है होम में, ये हर चीज़ जो है ना ये इफेक्ट कर रही होती है बच्चे की डेवलपमेंट पे। उसके बाद आ जाएगा सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में यही है कि उसका पीयर्स जो है उनके जो उनके सिबलिंग्स हैं या उनके जो टीचर्स वगैरह हैं, जो उनके पेरेंट्स वगैरह हैं, उनके साथ उसका कैसा इंटरेक्शन है। अगर तो उसका इंटरेक्शन अच्छा होगा तब जो है ना वो ग्रो भी अच्छी तरह करेगा और डेवलपमेंट भी उसकी अच्छी होगी। लेकिन अगर कुछ चिल्ड्रन इस तरह होते हैं कि वो जो है ना इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा अपनी जो फीलिंग्स है शेयर भी नहीं करते हैं, और इसके अलावा चुप चुप ज़्यादा रहते हैं, तो उस तरह के बच्चे जो है ना मोस्टली देखा गया कि उनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही होती, क्योंकि वो अपने इमोशंस को शेयर ही नहीं करते हैं और वो अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं करते। उसके बाद आ जाएगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है कि कितनी हमारे पास एक्सेस है रिसोर्सेज की। ठीक है, अगर हमारे पास अच्छी रिसोर्सेज की एक्सेस है, अगर पर्सन जो है ना वो अच्छी एजुकेशन ले रहा है, उसे हेल्थ केयर अच्छी मिल रही है, अब हेल्दी फूड मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर इस पे इफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स भी जो है ना एक मेजर रोल प्ले करती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ये दूसरी चीज़ें हैं,
ऑर्डिनरी चीजें हैं जिसमें ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि कल्चर हमारा कैसा है, हमारे कल्चर के नॉर्म्स एंड वैल्यूज वगैरह, ये भी हमारे पास जो है ना, जो चिल्ड्रन है उनके बिहेवियर पे इफेक्ट करते हैं। उसके बाद फिजिकल इन्वायरमेंट है। फिजिकल इन्वायरमेंट ये है कि हमारे पास होम कैसा है, हमारा नेबरहुड कैसा है, और जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पोल्यूशन वगैरह ज्यादा तो नहीं है, और हम किसी डस्टी इन्वायरमेंट में तो नहीं रह रहे। तो वो चीजें भी रोल प्ले करती हैं, क्योंकि देखिए अगर हम किसी डस्टी इन्वायरमेंट में रह रहे होंगे तो वहां से जो है ना, बच्चे जो है वो इनहेल करेंगे टॉक्सिन्स वगैरह, वो डिजीज होगी उनमें। जब डिजीज होगी तो उनकी ना ही प्रॉपर ग्रोथ होगी, ना ही डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इसलिए हमारे पास फिजिकल इन्वायरमेंट जो है ना एक मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद एजुकेशन है। एजुकेशन भी एक बेसिक चीज है कि अगर जो बेबी है, बच्चा है, ठीक है, अगर उसको प्रॉपर जो है ना एजुकेशन दी जाए हर चीज के बारे में, उसे न्यूट्रिशन के बारे में, उसके इन्वायरमेंट के बारे में, हर चीज के बारे में उसकी अच्छी सी एजुकेशन की जाए, तो फिर जाहिर सी बात है उसकी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में मेजर जो है ना फर्क आएगा। क्योंकि अगर एजुकेशन होगी ना तो बच्चा खुद को खुद भी जो है ना वो ट्रीट करेगा अच्छा, ठीक है। उसके अंदर कोग्निटिव डेवलपमेंट होगी, क्रिएटिविटी उसके अंदर होगी, ठीक है, वो उसे अच्छा लगेगा लर्न करना और फिर इसको अप्लाई करना, ठीक है। तो ये एजुकेशन जो है ना एक मेजर रोल प्ले करता है इसमें। उसके बाद आ जाएंगे हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग इतना मतलब लाइटली ही लेते हैं हमेशा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत डार्क होता है, ठीक है। हम लोग सिर्फ फिजिकल चीजों को देख रहे होते हैं, हम साइकोलॉजी की तरफ मूव ही नहीं कर रहे होते। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इस तरह के फैक्टर्स हैं जो जाहिर तो नजर आते नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ना बच्चों के ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, ठीक है। अक्सर हमने देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत जिद्दी होते हैं। तो अगर हम उनकी हिस्ट्री लें तो अक्सर इस तरह होता है कि हमारे पास पेरेंटिंग स्टाइल, या पेरेंट्स ने बच्चों को शुरू से ट्रीट नहीं किया, या पेरेंट्स की आपस में शुरू से लड़ाइयाँ झगड़े इस तरह, या फिर वो स्ट्रेस में उनका टाइम गुजरा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, जब बच्चे की लर्निंग एज होती है, छोटा बच्चा होता है, तो उस पर ये चीजें बहुत जो है ना इम्पैक्ट करती हैं। और जब वो बड़ा होता है तो वो अपने बिहेवियर को वो फिर मॉडिफाई नहीं करता, वो इसी तरह ही रहता है, वो स्ट्रेस में रहता है, जिसकी वजह से ना ही तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है, ना ही डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें डिफरेंट है, लाइक पेरेंटिंग स्टाइल है। लाइक जो पेरेंट्स हैं उन्होंने प्रॉपर जो है ना बच्चों को की पेरेंटिंग नहीं की है, ठीक है। और इसके बाद अगर बच्चे को कोई ट्रॉमा या स्ट्रेस वगैरह है, वो भी इसके डेवलपमेंट पे इफेक्ट कर रहा है। उसके अलावा कोग्निटिव डेवलपमेंट, अगर उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुई तो ना ही तो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से कर सकेगा, ना ही उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगी, ठीक है। तो ये चीजें भी जो है ना रोल प्ले करती हैं। अच्छा, ये कुछ अदर इन्फ्लुएंसेस हैं जिसमें ये है जेंडर, ठीक है। जेंडर में ये है कि अब जैसे अगर जो गर्ल्स होती हैं, बॉयज होते हैं, इनके एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंस होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बॉयज को ज्यादा प्रेफर करते हैं हर चीज में, ठीक है। तो इस तरह जो वुमेन्स हैं वो फिर इसमें लेकिन की तरफ जाती हैं कि जो लड़कियां हैं उनको ज्यादा हर चीज में मतलब उनके उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं ये। तो फिर ये चीजें जो है ना ये भी मेजरली इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट पे ज्यादा ये इम्पैक्ट करती हैं। उसके बाद हेल्थ एंड वेलबींग है, ये भी वही चीज़ है। उसके अलावा एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये पहले वाली बात की, अगर रिसोर्सेज की एक्सेस हमारे पास अच्छी होगी, एजुकेशन की तरफ एक्सेस होगी, हेल्थ केयर की तरफ एक्सेस होगी, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, ठीक है। ये तो ये सारे फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, तो ये आपने अच्छे से पढ़ने हैं। अच्छा, उसके बाद जो ना हमारे पास जो लास्ट वाला कंटेंट है ना वो है नर्सिंग केयर, ठीक है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं, फिर माइलस्टोन रह जाएंगे वो हम बुक से देख लेंगे। अच्छा, नर्सिंग केयर हमने एस्पेक्ट देखने हैं कि अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर डेविएशन आ रही है, ठीक है, अगर एबनॉर्मेलिटी की तरफ मूव कर रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो हमने कौन सी नर्सिंग केयर देनी है पेशेंट को, ठीक है। तो हमने नंबर वन तो ये हम लोगों ने मॉनिटरिंग करनी है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। यानी अगर कोई भी पर्सन जो है वो जा रहा है एबनॉर्मेलिटी की तरफ, तो हम लोगों ने फौरी से असेस करना है सबसे पहले कि उसमें क्या लेकिंग आ रही है, क्या उसमें डेफिशिएंसीज आ रही हैं, ठीक है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग में ये है कि रेगुलर असेसमेंट हम लोगों ने करनी है। रेगुलर असेसमेंट में क्या आएगा कि हम लोगों ने रेगुलरली जो है ना बेस पे उसकी हाइट चेक करनी है कि प्रॉपर एज के हिसाब से उसकी प्रॉपर हाइट बढ़ रही है कि नहीं, उसका वेट प्रॉपरली बढ़ रहा है कि नहीं, हेड सरकमफेरेंस जो है ना उसका प्रॉपर एज के मुताबिक बढ़ रहा है कि नहीं, या ज्यादा तो नहीं मतलब छोटा या फिर रह गया हेड, या ज्यादा तो नहीं बढ़ गया। उसके अलावा डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोगों ने सारी डोमेन्स देखनी होती हैं, जिसमें ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज, कोग्निटिव एंड सोशो इमोशनल, ठीक है। ग्रोस मोटर ये होता है हमारे पास जो लार्ज मसल्स है ना उनके यूज को हम लोग कहते हैं ग्रोस मोटर, ठीक है। लाइक हम लार्ज मसल्स में हम क्या यूज करते हैं, हम अपनी लेग्स यूज करते हैं, आर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल इस तरह आ जाएगी, लाइक हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, हम रनिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, कुकिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे मेजर मसल्स यूज हो रहे हैं ना जिस काम में, लाइक साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं ग्रोस मोटर में, ठीक है। और जो फाइन मोटर होता है ना उसमें ये था जिसमें हमारे स्मॉल मसल्स यूज हो रहे हो, ठीक है, लाइक हमारी फिंगर्स यूज हो रही हैं, ठीक है, जिसमें छोटी हमारे पास लार्ज कंट्रोल ना हो, स्मॉल कंट्रोल हो। इसकी एग्जांपल इस तरह आ जाएगी, लाइक हम लोग कोई राइट कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, राइटिंग करना, उसके अलावा ड्राइंग करना, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें आती है ना, लाइक कोई बटन प्रेस करना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना हमारे पास इम्पैक्ट करती हैं इस पे, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आ जाएगा नंबर 2। पहले हम लोगों ने रेगुलर सेस कर लिया पेशेंट को, उसके बाद हम लोगों ने ग्रोथ चार्ट देखना है अपना। अब ग्रोथ चार्ट ये होता है कि हमारे पास एक चार्ट होता है जिसपे हमें उन्होंने बताया होता है कि नॉर्मल जो है ना, हमारे पास क्या कर्व होना चाहिए। ठीक है, अगर तो उस कर्व से डेविएट करेगा ना, लाइक अगर हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है, उसमें एक लाइन लगी हुई है सीधी बिल्कुल, कि इसके मुताबिक अगर जाओगे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो लाइन डेविएट कर रही है राइट या लेफ्ट साइड पे या ऊपर नीचे डेविएट कर रही है, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ग्रोथ चार्ट होते हैं, इसकी मैं आपको पिक्चर भी भेज दूंगी। ठीक है, तो ग्रोथ चार्ट जो है ना, ये हमें हमारे पास हमें शो कर देते हैं कि जो बेबी है वो फेलियर की तरफ जा रहा है, कि उसकी जो ना ग्रोथ, मतलब उसकी ग्रोथ डिले तो नहीं हो रही है कहीं। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रोथ चार्ट पढ़ा है, उसके बाद आ जाएगा डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेस्ट होता है, डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट जो है ना हमारे पास, ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि हमारे पास कोई डेवलपमेंटल डिले तो नहीं हो रहा, और डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही है कि नहीं। इसमें हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं उसको असेस करने के लिए। ठीक है, तो नंबर 1 हम लोगों ने मॉनिटरिंग कर लिया पेशेंट की। नंबर 2 हम लोगों ने एड्रेस करना है हेल्थ कंसर्न। ठीक है, हमने देखना है कि पेशेंट किसी रिस्क फैक्टर पे तो नहीं है, या कोई अगर इलनेस है तो उसको हम लोगों ने मैनेज करना होता है। ठीक है, नंबर 1 ये है कि आइडेंटिफाई करना रिस्क फैक्टर। ठीक है, हमें रिस्क फैक्टर नंबर 1 ये है कि अगर पर्सन जो बेबी है वो प्रीमेच्योर पैदा हो गया है, उसका बर्थ वेट कम था, या जेनेटिक प्रॉब्लम थी, या इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम लोगों ने असेस करना होता है। नंबर 2 आ जाएगा मैनेजिंग इलनेस। अब अगर हमें पता है कि उसे कोई इलनेस हो गई है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, तो उसको हम लोगों ने फिर जो है ना हम लोगों ने कंट्रोल करना होता है। उसके लिए प्रॉपर फिर हम लोगों ने उसे मेडिसिन वगैरह देखनी होती है। ये उसके बाद आ जाएगा हमारे पास न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है, जिसमें हमने प्रॉपर जो है ना उसे उसकी ग्रोथ, उसकी एज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए हम लोगों ने प्रॉपर उसे डाइट देनी होती है, जिसमें उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, फीडिंग वगैरह। ठीक है, उस सब में हम लोगों ने देखना है, और अगर उसे कोई फीडिंग डिफिकल्टी है पेशेंट को, तो फिर हम लोगों ने उसके लिए देखना है कि फिर उसका क्या हम लोगों ने हल करना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 आ जाएगा प्रमोटिंग ऑप्टिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने ऑप्टिमल डेवलपमेंट किस तरह प्रमोट करनी है, हम लोगों ने नंबर 1 तो थेरापेटिक प्ले देना है। थेरापेटिक प्ले ये होता है कि अगर कोई भी बच्चा ना, उसके स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग करते हैं। अगर कोई भी बच्चा ना स्ट्रेस में है, तो हम लोग उससे पूछेंगे कि आपको क्या चीज़ है जो आपको स्ट्रेस में लेके जा रही है। ठीक है, मतलब वो उसके सारे उसके बारे में पूछेंगे कि आप किस चीज़ की वजह से आप स्ट्रेस में हैं, और इसकी रीज़न क्या है। ठीक है, जब वो हमें सारा कुछ बताएगा, फिर हम उसके मुताबिक जो है ना उसको सोल्यूशन देंगे। ठीक है, और उसके हम लोगों ने उसको इस तरह हम लोगों ने गाइड करना है बच्चे को कि अपनी एक्टिविटी को इम्प्रूव करे। ठीक है, और अपनी जो है ना हर चीज़ हमारे साथ शेयर भी करे, और फिर आगे जो है ना हम जो उसे कहें फिर वो उस तरह करे भी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं थेरापेटिक प्ले। ठीक है, इसके लिए एक थेरापिस्ट होता है, जो बच्चों जिस तरह साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, इस तरह ही थेरापिस्ट भी होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि बच्चों से उनके स्ट्रेस के बारे में पूछते हैं, फिर उसके बाद फिर उनकी प्रमोट करते हैं फिजिकल एक्टिविटी वगैरह, और उनको इंकरेज करते हैं कि वो अपनी लर्निंग करें, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपने डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी है, आपने लर्निंग किस तरह करनी है, आपने डिसीजन अपने किस तरह लेने हैं। तो ये जो है ना फिर बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से फिर अपनी उनकी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होती है। उसके बाद आ जाएगा फैमिली एजुकेशन। अब जिस तरह हम लोग थेरापेटिक प्ले में बच्चे को गाइड कर रहे हैं, इस तरह फैमिली एजुकेशन में हम लोगों ने जो उनके पेरेंट्स और सिबलिंग्स हैं ना, उनको हम लोगों ने प्रॉपर्ली एजुकेट करना है कि उन्होंने बच्चे को किस तरह ट्रीट करना है, और किस तरह जो है ना उनको होम पे किस तरह रिसोर्सेज देना है, किस तरह उनको सपोर्ट करना है कि उनकी जो है ना नॉर्मल डेवलपमेंट हो। अच्छा, उसके बाद इंडिविजुअलाइज केयर प्लान। अब हर जो है ना इंडिविजुअल, उनके एज और उनके डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से हम लोगों ने अलग एक केयर प्लान बनाना है, उसके मुताबिक हम लोगों ने उसको केयर देनी है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा जो है उसकी एज अलग होगी, उनका डेवलपमेंटल लेवल भी अलग है। ठीक है, उसके सर्कमस्टांसिस भी अलग है, तो हम लोगों ने हर जो है ना इंडिविजुअल जो है ना केयर प्लान बनाना है सबके लिए। उसके बाद इंकरेज करना इंडिपेंडेंस। अब उनके अंदर इंडिपेंडेंस लेके आनी है कि वो अपनी सेल्फ केयर खुद करें। उनको सिखाना है कि आपने बाथिंग किस तरह करनी है, आपने ब्रश किस तरह करना है, आपने ईटिंग किस तरह करनी है। ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीजें जो है ना उनको हम लोगों ने बतानी है कि आपने जो है ना प्ले किस तरह करना है, आपने फ्रेंडशिप किस तरह करनी है। ठीक है, टॉयलेटिंग, ड्रेसिंग वगैरह। ठीक है, फीडिंग वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना हम लोगों ने उसे सिखानी है, इंडिपेंडेंस लेके आनी है बच्चे के अंदर। नंबर 4 आ जाएगा इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। अब हम लोगों ने कोलैबोरेशन के साथ काम करना है, टीम वर्क करना है। ठीक है, डिफरेंट थेरापिस्ट को उसमें इन्वॉल्व करना है, जिसमें फिजिकल थेरापिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है, स्पीच थेरापिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, जितने भी स्पेशलिस्ट है सबको हम लोगों ने इन्वॉल्व करना है, उसे कॉम्प्रिहेंसिव केयर देनी है। कम्युनिकेशन में ये है कि हम लोगों ने ओपन कम्युनिकेशन करनी है चाइल्ड के साथ भी, उसकी फैमिली के साथ भी, ताकि हम उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रहें।
उसके बाद आ जाएगा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब हम लोगों ने इसके फियर और एंजाइटी को एड्रेस करके तो फिर इसके अकॉर्डिंग हमने इसको केयर देनी है। उसके बाद हम लोगों ने थेरापेटिक रिलेशनशिप डेवलप करना है, उनकी ट्रस्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करना है चाइल्ड और फैमिली का आपस में, ताकि उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो। एडवोकेसी ये है कि उसकी राइट्स के लिए, उसकी नीड्स के लिए जो है ना हम लोगों ने हेल्थ केयर सिस्टम से बात करनी है। ठीक है। तो बस उन्होंने ये कहा कि जब हम लोग ये सारे जो नर्सिंग केयर इंप्लीमेंट करेंगे तो इससे जो है जितनी भी डेविएशंस वगैरह जो है चिल्ड्रंस की ग्रोथ के अंदर आ रही हैं तो वो सारी ठीक हो जाएंगी। और बच्चे जो है ना अपनी फुल पोटेंशियल में जो है ना वो अपनी ग्रोथ भी करेंगे और डेवलप भी करेंगे। ठीक है। तो ये तो था हमारे पास दो, हम लोगों ने यहाँ पे कंटेंट पढ़े, एक तो फैक्टर्स पढ़े हैं और हम लोगों ने पढ़ा है कि नर्सिंग केयर हम लोगों ने किस तरह देनी है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे माइलस्टोन, और जब माइलस्टोन पढ़ लेंगे तो हमारे पास आज ये जो चैप्टर है ना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोगों ने करना है बुक से। अच्छा, जो माइलस्टोन है ना वो हम लोगों ने ड्यूरिंग इन्फेंसी ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास बुक में इन्फेंसी का ही उन्होंने दिया, और इन्फेंसी आपको पता है जो इन्फेंट होता है वो 12 मंथ का होता है। तो हम लोग 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक उसका पढ़ेंगे अलग अलग। ठीक है। तो माइलस्टोन में क्या चीजें आती हैं मेजरली, इसमें ग्रोथ मोटर आता है, फाइन मोटर आता है, सेंसरी आती है। सेंसरी में वही चीजें आती हैं कि उसकी जो है ना लाइट के हिसाब से उसका रिएक्शन क्या है। ठीक है। वो उसकी सुनने की कैपेसिटी बच्चे की है, देखने की कैपेसिटी क्या है, ये सेंसरी चीजें आ जाएंगी। वोकलाइजेशन में यही है कि उसकी हेयरिंग कैसी है। और उसके बाद सोशलाइजेशन एंड कोग्निशन आ जाएगी। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 मंथ से। तो 1 मंथ में उन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चा है उसका वेट गेन कितना हो रहा है 150 से 2 1 ग्राम, 210 ग्राम। ठीक है। तो आप लोगों ने ये एमसीक्यू इसमें याद रखनी है चीजें, और इन चीजों को भी आप लोगों ने गो थ्रू करना है। और थोड़ा बहुत आपने ना इसको रिमाइंडर रखना है, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें हैं इसमें। तो ये आप लोगों ने देख लेना कि जिसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग कर लेना। और इसे वैसे ये इतना याद तो नहीं आप लोगों को होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोगों ने मेजर कंसेप्ट रखना है कि किसमें क्या चीजें आनी है। ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको इंशाल्लाह जो है ना इस चीज का क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वेट बच्चे का बढ़ रहा है, उसके अलावा वीकली। और उसके अलावा जो है ना हाइट बच्चे की कितनी बढ़ी, 2.5 सेंटीमीटर फर्स्ट 6 मंथ के अंदर। ठीक है। इतनी बढ़ती है। उसके अलावा हेड सर्कमफेरेंस जो है ना उसका 1.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो ये तीन चीजें आपने करनी है, वेट कितना, हाइट कितनी है, और हेड सर्कमफेरेंस कितना बढ़ रहा है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ मोटर, जिसका मैंने आपको कहा था कि लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी बेबी डिलीवर होता है ना, जब भी बेबी 1 मंथ का होता है तो उसकी पोजीशन जो है ना फ्लेक्स पोजीशन होती है। आपने कभी बेबीज को देखा होगा कि वो अपनी आर्म्स और लेग्स को ना ऐसे नीज के पास रखते हैं। ठीक है। फोल्ड करके रखते हैं। ठीक है। फ्लेक्स पोजीशन का आपको पता है ना, एक एक्सटेंड पोजीशन होती है जिसमें आर्म्स और लेग्स जो है ना अवे होती हैं ज्वाइंट से। और एक होती है फ्लेक्स पोजीशन, जिसमें जो है ना आर्म्स और जो लेग्स है ना वो जो जॉइंट्स है ना उनके नियर होती है। ठीक है, प्रोक्सिमल होती है। तो बच्चा जो है फ्लेक्स पोजीशन में रहेगा। ठीक है। यहाँ उन्होंने कहा है कि जब हम उसे प्रोन करेंगे ना बर्थ पे, नीज जो है ना उसकी फ्लेक्स होती हैं, जो उसने अपनी नीज है ना वैसे फोल्ड की होती हैं एब्डोमेन के नीचे। ठीक है। उसके अलावा बच्चा जो है ना वो हेड अपना टर्न करता है साइड टू साइड। उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखना है कि उसके अंदर जो है ना बच्चे के अंदर हेड लैग ज्यादा होता है। लाइक इसमें यह है कि अगर हम बच्चे को उठाएंगे ना तो बच्चा जो है ना अपना सर पीछे की तरफ ले जाएगा, बच्चे के अंदर हेड कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि जब बच्चे को उठाओ तो उसके सर के नीचे हाथ रखो। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बच्चे को प्रॉपर्ली होल्ड करना है। सिमेट्रिक टॉनिक नेक फ्लेक्स पोजीशन होगी। ठीक है। टॉनिक नेक ये होता है कि जब बच्चा लेटा होता है ना तो जिस साइड पे वो अपना सर करेगा ना उस साइड की जो आर्म और लेग है उसको वो फ्लेक्स कर लेगा। और जो उसकी साइड जो दूसरे वाला है ना लेग, जो दूसरा वाली साइड है उसको फ्लेक्स कर लेगा, जो जिस तरफ हेड है उस तरफ एक्सटेंड कर लेगा, और जिस तरफ दूसरी अपोजिट साइड है ना वो हो जाएगी फ्लेक्स। ठीक है। इसकी भी मैं आपको एक पिक्चर भेज दूंगी टॉनिक नेक रिफ्लेक्स की। ठीक है। यानी बच्चा सीधा है, उसने जिस तरफ हेड किया है ना उस हेड के आर्म और लेग को उसने एक्सटेंड कर लेना है, ऐसे खोल लेना है। ठीक है। और जो उसके अपोजिट साइड वाला है ना उसको उसने फ्लेक्स कर लेना है। ये मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। उसके अलावा जब हम बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं ना, बेबी बहुत छोटा होता है तो अपने हमने देखा है कि वो अपने नीज और जो हिप्स है ना उनको ऊपर की तरफ कर लेता है, वो नीचे पाँव नहीं लगाता है। ठीक है। और उसके अलावा जो सिटिंग पोजीशन में ये है कि जो उसकी बैक है ना वो राउंडेड शेप में होती है, वो सीधी नहीं होती है, और इसके अंदर हेड कंट्रोल नहीं होता। ये इसकी ग्रोस मोटर में चीजें आ जाएंगी। फाइन मोटर में ये है कि अब इसमें स्मॉल जो है ना लार्ज मसल स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ये है कि हैंड जो है ना इसमें बच्चे क्लोज करके रखते हैं। ग्रेस्प रिफ्लेक्स जो है ना इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रेस्प रिफ्लेक्स ये है कि हम लोग अगर उसके हाथ में कोई भी चीज पकड़ाएंगे ना तो बच्चे उसको जोर से पकड़ लेते हैं। ठीक है। ये कहते हैं ग्रेस्प रिफ्लेक्स। और उसके बाद जो है ना हैंड को क्लेंच करता है। कॉन्टैक्ट विद रेटल, रेटल यही कि अगर हम उस पर कोई भी टर्निंग वाली चीज उस पे बच्चे के हाथ पे रखेंगे ना, लाइक कोई भी खिलौना वगैरह जिसमें से आवाज आ रही है या कुछ इस तरह का रेटल वगैरह, तो वो बच्चा जो है ना उसे जोर से क्लेंच कर लेता है। ठीक है। उसके बाद सेंसरी में क्या आ जाएगा, अब इसमें जो है ना बच्चा जो है ना मूव करेगा अपनी जो है ना आईज को मूव करेगा एट द रेंज ऑफ 45। ठीक है। अगर कोई भी चीज 45 के एंगल में पड़ी होगी ना तो ये वहां तक जो है ना बच्चा देखेगा। उसके अलावा विजुअल एक्यूटी जो है ना यहाँ पे भी थोड़ी होती है, 20/100 है। और इसके अलावा जो है ना लाइट भी जो है ना यहाँ पे कमी होती है, और क्विट व्हेन हियर अ वॉइस, और इसमें ये कि बच्चा जब भी कोई आवाज सुनता है तो वो चुप हो जाता है।
उसके बाद वोकलाइजेशन में यही कि जब बच्चा जो है ना अपनी एक्सप्रेशन मतलब बताने के लिए क्राई करता है, और वो कंफर्ट तब होता है जब उसे फीड कराए तो तब वो कंफर्टेबल हो जाता है। सोशलाइजेशन में ये है कि हमारे पास इसमें डिफरेंट स्टेजेस आती हैं ये सेंसरी मोटर की, जिसमें ये है कि हमारे पास स्टेज 1 पे आती है हमारे पास बर्थ से लेके 1 मंथ तक। और स्टेज 2 जो है ना प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ये आती है 1 से 4 मंथ तक, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना बच्चा जो है ना, जब पेरेंट्स की फेस जब अक्सर जो है ना, जैसे हम लोग इस तरह करते हैं ना, बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं। तो ये वही उन्होंने बताया कि बच्चे जो है ना वो अपने मदर जो है पेरेंट्स उनके फेस की तरफ देखते हैं, और ऐसे लगता है जैसे वो ना हमारे से बात कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया 1 मंथ में। अब 2 मंथ जो है ना उसमें हम लोगों ने क्या देखना है, इसमें उन्होंने कहा कि पोस्टीरियर फॉन्टेनेले उसका बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोगों ने इसमें ग्रोस मोटर में क्या देखना है। अब इसमें भी ना फ्लेक्स पोजीशन ही है लेकिन लेस फ्लेक्स हो गई है, ठीक है। इसमें पहले तो बिल्कुल ही बच्चे फ्लेक्स रख रहे थे ना, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा हेड लैग भी कम हो जाएगा। अब अगर हम बच्चे को उठाएंगे, इसमें ये कि उसका हेड पुल बैक हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बच्चे को उठाएंगे तो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना फर्स्ट में हो रहा था, हेड कंट्रोल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जब हम बच्चे को प्रोन पोजीशन में करते हैं ना, तो अपना हेड जो है ना वो 45 डिग्री तक उठाएगा बच्चा, ठीक है। उसके अलावा जब हम बच्चे को सिटिंग पोजीशन में करेंगे, तो बच्चा जो है ना अपना हेड जो है ना उसको बेंड करेगा फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुका लेगा सर, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना वही सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। जो हमारे पास 1 मंथ में वो एसिमेट्रिक कर रहा था, यानी सिर्फ एक तरफ ही वो नेक रखेगा अपनी, लेकिन जब 2 मंथ का हो जाएगा सिमेट्रिक, यानी दोनों जो है तरफ का वो फिर रखेगा अपनी नेक। उसके बाद जो है हमारे पास फाइन मोटर, उसमें ये है कि इसमें हैंड्स जो है ना उसमें ग्रेस्प रिफ्लेक्स ही होता है, ओपन होता है, ठीक है। कोई भी चीज पकड़ाओ पकड़ लेगा। और हमारे पास सेंसरी में यह है बाइनोकुलर फिक्सेशन, इसमें यह है कि अगर बच्चा कोई भी चीज देखेगा ना तो उसमें दोनों आंखों को ना उसकी पोजीशन पे रखेगा, और कोई भी चीज देख रहा है तो उसको प्रॉपरली दोनों आई से कैप्चर करेगा और कॉन्ग्रुएंस भी रखेगा, यानी उस चीज को साथ जिस तरह चीज वो देख रहा है साथ वो एक्सप्रेशन भी उस तरह शो करेगा। लाइक अगर उसने लाइट कोई चीज देखी है तो वो तब उस तरह रिएक्ट करेगा, और कोई डार्क चीज देख रही है तो उसका रिएक्शन उस तरह का होगा। उसके अलावा वीएलई वो सर्च भी करेगा, कोई अगर आवाज उसी आएगी ना तो फिर उसको सर्च भी करेगा कहाँ से आवाज आ रही है, और अपने हेड को साइड टू साइड भी टर्न करेगा जिस तरफ आवाज आ रही होगी उस तरफ। और उसके अलावा वोकलाइजेशन में ये है कि हमारे पास यहाँ पे यही है कि हमारे पास क्राइंग करेगा। और क्राइंग जो है ना थोड़ी डिफरेंट हो जाती है 1st मंथ से, ठीक है। कूज करेगा, कूज में ये है कि जब बच्चे जो है ना वो रोते हैं, या वैसे उनके मुंह से जो है ना बबल से निकल रहे होते हैं, सलाइवा से निकल रहा होता है, उसे कूज कहते हैं। और उसके बाद जो है ना हमारे पास जो वोकलाइज करेगा फेमिलियल वॉइस, इसमें यह है कि कुछ बच्चे जो है ना वो आवाजों को रिपीट करते हैं ना, अगर उन्होंने कोई देख लिया, कोई गाय वगैरह की आवाज सुन ली है तो उसकी तरह करेंगे, या कोई डॉगी की आवाज निकालने की कोशिश करेंगे। अभी छोटे तो बहुत होते हैं लेकिन यहाँ पे उन्होंने यही लिखा है कि हमारे पास फेमिलियर वॉइस जो है ना, उनको वोकलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन जो है उसमें हमारे पास ये है कि सोशल स्माइल देंगे, और हमारे पास इस तरह लगेगा कि लाइक हमारे से बात कर रहे हैं वो। लाइक अगर हम लोग कोई फनी मतलब स्माइल करेंगे स्माइल करेंगे, अगर कोई दूसरा कोई चीज देखेंगे तो क्राई करेंगे, ठीक है। अब 3 मंथ पे क्या है, ये वही रिफ्लेक्सेस चल रहे हैं प्रिमिटिव, ठीक है। जिसमें ये है कि बेबी जो है ना एबल टू होल्ड हेड। अब पहले जो था उसमें हेड कंट्रोल नहीं था, यहाँ पे जो है ना बच्चा जो है ना अपना हेड कंट्रोल सीख जाएगा थोड़ा, ठीक है। और अपना हेड जो है ना वो स्ट्रेट भी रखेगा। उसके अलावा सिमेट्रिक अपनी पोजिशनिंग करेगा, वही हेड टॉनिक रिफ्लेक्स जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। माइल्ड सा ही डिफरेंस है इन सब में, तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा बस याद रखना है, अपने वर्ड्स में आप लोगों ने याद रखना है कि क्या चेंजिंग आ रही है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अपने जो है ना वो प्रोन पोजीशन में 45 से 90 एंगल तक जो है ना वो अपने हेड को और शोल्डर दोनों को उठा रहा है। पहले में हेड को उठा रहा था, और उसके अब इसमें हेड और शोल्डर दोनों को वो उठा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अपने स्टैंडिंग पोजीशन जब हम करेंगे ना, तो इसमें जो है ना वो पाँव जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे, अगर हम टेबल के ऊपर करें तो वो टेबल पे लगाने की कोशिश करेगा। उसके बाद ये है कि हमारे पास इसमें भी एक्टिवली वो हेड को होल्ड कर रहा है, रैटल वगैरह को अच्छा मतलब अच्छे से उसे होल्ड कर रहा है। इसके अलावा ग्रेस रिफ्लेक्स यहाँ पे जो ना एब्सेंट होना शुरू हो जाएगा, लाइक पहले वो बहुत टाइटली पकड़ रहा था चीजों को, अब थोड़ा लूज हो जाएगा। उसके अलावा क्लचेस जो है ना वो करेगा, ठीक है, जोर से पकड़ेगा चीजों को। और इसके अलावा जो है ना कोई चीज वगैरह उसको अपनी तरफ खींचेगा भी, लाइक अगर उसने ब्लैंकेट वगैरह पकड़े हैं, क्लोथ वगैरह, तो उनको अपनी तरफ जो है ना वो पुल करेगा। उसके बाद हमारे पास सेंसरीज में ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने देखा है तो उसको फिर वो फॉलो करेगा, साउंड्स वगैरह को लोकेट करेगा कहाँ से आ रही हैं साउंड्स, ठीक है। ये चीजें हैं। उसके बाद जो है ना वो स्क्विल करेगा, कोई भी अपना प्लेयर वगैरह को शो करने के लिए, जैसे बच्चे स्क्विल करते हैं चीखते वगैरह या अपनी आवाज निकालते हैं, ठीक है, वो करेंगे। पूज निकालेंगे, बेबल्स वगैरह, क्लचेस वगैरह, ठीक है, वो वोकलाइज करेंगे जब स्माइल करेंगे, टॉक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्राइम जो है इनमें कम हो जाती है।
और सोशलाइजेशन में ये है कि हमारे पास ये इंटरेस्ट शो करते हैं सराउंडिंग में। उसके अलावा जो है ना यहाँ पे क्यूट, यहाँ पे अपनी क्राइम वगैरह को सीज कर देते हैं, और जितने भी फेसेस ऑब्जेक्ट वगैरह को उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं, अपने मदर को फादर को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ना वो सिचुएशंस वगैरह को देखते हैं कि क्राई कब करना है और जो है ना प्लेयर कब फील करवाना है, स्माइल वगैरह, ये सोशल स्माइल वगैरह शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 4 मंथ पे क्या शो हो रहा है। 4 मंथ पे यही है कि ड्रोलिंग हो रही है। ड्रोलिंग बिगिन मोरोटोनिक नेक रिफ्लेक्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है। ड्रोलिंग में ये है कि हमारे पास मोरो रिफ्लेक्स नहीं होता है कि अगर कोई बच्चा लेटा हुआ ना और उसके पास कोई, उसने बहुत कोई शार्प नॉइज सुनी है, ठीक है, बहुत तेज कोई आवाज आई है, तो उसकी वजह से बच्चे अचानक डर जाते हैं। ठीक है, तो ये मोरो रिफ्लेक्स होता है जिसमें बच्चे जो है ना कोई भी इस तरह की वॉइस सुने तो अपनी जो है ना लेग्स और आर्म्स वगैरह को एक्सटेंड कर देते हैं। टॉनिक नेक का मैंने आपको पहले बता दिया था। और रूटिंग रिफ्लेक्स ये होता है कि हम जिस तरफ बच्चे का अगर चिक पे या उसके लिप्स के पास अगर हम लोग हाथ लगाए ना, तो बच्चे जो है ना वो उसको हैंड को सक करना शुरू कर देते हैं और उसी तरफ अपना जो है ना फेस टर्न कर लेते हैं। अच्छा, और ड्रोलिंग वही चीज है जिसमें मैंने आपको कहा था स्लाइवा वगैरह जो है ना उसके फेस पे मतलब बाहर आना शुरू हो जाता है, ये चीजें। और इसके अलावा जो बच्चे जो है ना वो अपने वर्ड्स वगैरह कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, ये वो है। उसके अलावा ग्रोस मोटर में ये है कि इसमें ये हेड लेग जो है ना इसमें खत्म हो गया है। इसमें बच्चे ने हेड कंट्रोल सीख लिया 4 मंथ पे। ठीक है, और जो बैक है उसकी लेस राउंडेड हो गई है। उसके अलावा अपना इरेक्ट जो है ना वो बैठना शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये है कि एज्यूम कर रहे हैं सिमेट्रिकल पोजीशन। ठीक है, और रोल भी कर रहे हैं साइड टू साइड। ठीक है, उसमें सिर्फ देख रहे थे साइड टू साइड, इसमें रोल भी करना शुरू कर देते हैं। फाइन मोटर में ये है कि यहाँ पे जो है ना प्ले करते हैं हैंड्स के साथ और पुल करते हैं चीजों को अपनी तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह को जो है ना उनके ऊपर ओवरशूट करेंगे और जो है ना उनको अपने हैंड के साथ पकड़ेंगे, ग्रैस्प करेंगे चीजों को, प्ले करेंगे रैटल वगैरह के साथ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स को माउथ के अंदर भी रखेंगे। सेंसरी में ये है कि हमारे पास एकोमोडेट कोई भी चीज वगैरह है उसके अकॉर्डिंग एकोमोडेट करेंगे खुद को। बायोकुलर विजन इसमें होती है, कोई भी चीज जो उनको देखेंगे फोकस करेंगे इसके ऊपर, और आई हैंड कोऑर्डिनेशन रखेंगे। ठीक है, इसमें ये है कि मतलब जो चीज देख रहे हैं उसको फिर उस तरह ही वो ग्रेस्प करेंगे। वोकलाइजेशन में ये है कि हमारे पास ये वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं लाइक NKG PB, लाइक मतलब जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना उनको बोलना शुरू कर देते हैं। लाफ करते हैं वोकलाइजेशन के साथ। ठीक है, और इसके अलावा सोशलाइजेशन में ये है कि वो इंजॉय करते हैं सोशल जो इन्वायरमेंट उसको करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट शो करते हैं और अपने जो है ना वो स्पीच वगैरह करते हैं और जो है ना अपनी प्लेयर शो करवाते हैं स्माइल करके या वैसे क्राई करके या फिर इस तरह स्पीच वगैरह करके। उसके बाद आ जाएगा 5 मंथ। 5 मंथ में क्या है कि हमारे पास अब इसमें टूथ वगैरह उनके टूथ इरप्शन स्टार्ट हो जाती है बच्चों की, और उनका वेट भी डबल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हेड लैग बिल्कुल भी नहीं होता है। सिटिंग पोजीशन भी प्रॉपरली वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सिट करना शुरू कर देते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए भी। और जब हम उनको उल्टा उल्टाएं तो अपना वो एक्सटेंड करेंगे आर्म्स वगैरह को। उसके बाद स्पाइन जब करेंगे तो अपने फीट जो है ना उनको पुल करके माउथ के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो सेंस फाइन मोटर है उसमें ये आ रहा है ग्रैस्प कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, उसके अलावा जो ना प्ले कर रहे हैं चीजों के साथ। ठीक है, और इसके अलावा जो क्यूब्स वगैरह हैं उनको जो ना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे के ऊपर ना रखना, इसमें प्ले करना शुरू कर देंगे। अब इसमें सेंसरी में ये है कि वो जो है ना हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनको प्रॉपरली वो देखेंगे और लोकेट करेंगे कहाँ से साउंड वगैरह आ रही है, ये वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद जो वोकलाइजेशन है उसमें भी यही है कि बच्चे कोइंग कर रहे हैं, मतलब अपने वो सलाइवा से निकालते हैं, उसके अलावा वर्ड्स बोलने की कोशिश करते हैं। और इसका भी यही है कि वो सोशल स्माइल देंगे, इंटरेक्शन करेंगे और समझेंगे दूसरों की बात को। अच्छा, अब इसके बाद 6 मंथ। 6 मंथ में क्या हो रहा है, अब इसमें दोबारा बच्चे का वेट गेन होता है। ठीक है, पहले ग्रोथ रेट यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है सम टाइम के लिए। ठीक है, और वेट गेन कितना होगा, 90 से 150 तक होगा। हाइट इसमें 1.25 से बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे च्यूइंग भी करते हैं और बाइटिंग भी स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। ठीक है, इसमें ये कि जब प्रोन पोजीशन में होंगे तो अपनी चेस्ट वगैरह को लिफ्ट कर लेंगे। उसके अलावा जो है ना कोई चीज बैठे हैं तो चीजों को पुल करेंगे अपनी तरफ। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना यहाँ पे फेल फेल ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन हेल्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, मतलब जब अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे तब वो जो ना प्रॉपर अपना वेट बियर करेंगे और वहां पे खड़े रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइन मोटर में हमारे पास ये आ जाएगा कि हमारे पास जो भी कोई ड्रॉप कर रहे हैं कोई भी चीज वगैरह को। ठीक है, कोई भी हाथ में चीज पकड़ाई उसको गिरा देंगे। ग्रेस पे ग्रेस इनका अच्छा नहीं होता, मुंह में डालेंगे चीजें। ठीक है, और ग्रेस अपनी जो ना फीट्स और पुल उनको पुल करके माउथ की तरफ लेके जाएंगे, वही चीजें हैं सेम। उसके बाद सेंसरी में ये है कि अपने पोस्चर वगैरह एडजस्ट करेंगे।
ठीक है। कॉम्प्लेक्स से इनका व्यूअरल स्टिमुलाई होता है, यहाँ पे लोकेट करेंगे साउंड वगैरह को और अपना हेड करेंगे, साइड टू साइड टर्न करेंगे। और वोकलाइजेशन में यही है कि हमारे पास जो भी अपनी जो साउंड्स हैं उनको इंटीमेट करना शुरू कर देंगे, कोई साउंड सुनिए उसको इंटीमेट करेंगे। ठीक है। और अपना जो ना वो उस तरह बोलने की कोशिश करेंगे, माइनर इमेजेस छोटी छोटी बातें बोलेंगे। ठीक है। और सोशलाइजेशन में ये है कि वो रिकॉग्नाइज करेंगे अपने पेरेंट्स वगैरह को। ठीक है। एक्साइटेड होंगे चीज़ों को देख के, हेयर करके चीज़ों को। ठीक है। ये चीज़ें हैं।